गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आई होप कि आपने प्रैक्टिस पेपर 1 सॉल्व कर लिया होगा, जो मैंने आपको पहले ही अपलोड कर दिया था एप्लीकेशन के ऊपर। और जिन बच्चों ने अभी उसको नहीं देखा है वो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाके देख सकते हैं, वहां भी मैंने क्वेश्चन का पीडीएफ डाल दिया है। ठीक है, मैं आपको फिर एक बार याद दिला दूं कि ये प्रैक्टिस पेपर हम लोग कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि जेई मेन में आए हुए हैं, जेई एडवांस में आए हुए हैं और जिनका बहुत ज़्यादा चांस है रिपीट होना। इसके अलावा इसमें और भी क्वेश्चंस जो मान लो कि मेरे को लगता है कि कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आ सकते हैं, उन क्वेश्चंस को भी मैंने ऐड कर दिया है। मेरा दोस्तों ये सोचना है कि देखो, अगर आप नॉर्मल तरीके से अगर प्रैक्टिस करते हो तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिखेंगे, इनफाइनाइट क्वेश्चंस दिखेंगे जो आप बार बार प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको अच्छे से क्वालिफाई करना है तो एक सर्टेन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो लास्ट 20 इयर्स के जो पैटर्न है जो पूछा जा रहा है, उसके ऊपर आप प्रैक्टिस कीजिए ताकि वो आपको रिपीट होने का, उसके कॉन्सेप्ट्स रिपीट होने के चांस हैं और होंगे। अगर आप अच्छे से करेंगे तो इससे बाहर क्वेश्चन आने जाने वाला नहीं है। क्लियर है ना? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप एक क्वेश्चन को लास्ट में जो कि एग्जाम का पैटर्न के ऊपर होता है उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। क्लियर? चलो, और बाकी तो मैंने आपको इसके बारे में अपने इंट्रोडक्शन लेक्चर में बता रखा है कि कैसे क्या करना है, नहीं करना है। तो बच्चों, इस प्रैक्टिस पेपर में हमने क्वेश्चन दिया था आपको न्यूटन्स लॉ पे, फ्रिक्शन पे और डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पे। सर्कुलर मोशन का 2 हिस्सा होता है, डायनेमिक्स और एनर्जेटिक्स। एनर्जेटिक्स वाला हिस्सा हम लोग वर्क पावर एनर्जी के साथ करेंगे, ठीक है, जो कि नेक्स्ट वीक में होगा। इस वीक में हम लोगों ने इन तीन टॉपिक को सेलेक्ट किया था, ठीक है, और आई होप कि आपने उसको अच्छे से बना भी लिया होगा। ठीक है बच्चों, तो अब 1 बाय 1 करके हम लोग इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। और मैं अभी भी बता रहा हूं आपको, ये जो क्वेश्चन का मैं सीरीज दे रहा हूं, अगर इसको आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा एग्जाम में, क्योंकि ये मान के चलो कि मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स को टच कर दिए हैं जो एग्जाम में आ रहा है। और इसके लिए मैंने कोई खास ये नहीं किया, मैंने बस आपके जो एग्जाम के आने वाले क्वेश्चंस हैं उसी के ऊपर रिसर्च करके उसमें से जो सबसे बेहतर क्वेश्चन हो सकता है, जिसको वो बार बार रिपीट कर रहा है डिफरेंट एग्जाम में, उसी को मैंने एक जगह इकट्ठा कर दिया है और उसका मैं डिस्कशन कर रहा हूं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से। तो ये आपका जेईई मेन 2020 में आया हुआ है और इसमें तुम देख सकते हो कि एक स्मॉल बॉल है जिसका मास क्या है, m, है ना, और उसको थ्रो किया गया है किधर, ऊपर की ओर। इनिशियल वेलोसिटी उसकी u दी गई है। अब जब ये ऊपर जा रहा था तो इस बॉल के ऊपर एक रेसिस्टेंस फोर्स लग रहा है और रेसिस्टिव फोर्स का जो वैल्यू है वो यहां दिया हुआ है, उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है m के v स्क्वायर, क्योंकि v स्पीड है तो यानी मैग्नीट्यूड ही दिया हुआ है। और रेसिस्टेंस फोर्स तो वेलोसिटी के अपोजिट लगता है, ये अपने को पता है, ठीक है। तो पूछता है कि मैक्सिमम हाइट वो बॉल कितना दूर ऊपर जाएगा। सोचते हैं बच्चों, किसी भी, देखो मैं पहले भी बोल चुका हूं कि आप सिर्फ आंसर तक पहुंचने की कोशिश मत किया करो कि फटाक से आंसर पहुंच जाए, वो तो एग्जाम में करेंगे हम लोग। लेकिन पहले जब आप क्वेश्चन को लर्न कर रहे हो तो उसके सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से लर्न करो, ताकि आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप सॉल्व कर लें, है ना। शॉर्टकट ट्रिक उसके पीछे ज्यादा दौड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन आएगा ना बच्चे, तो आपको सारा ट्रिक अपने आप दिमाग में आने लगेगा और जहां ट्रिक की जरूरत होगी वहां ट्रिक भी सीखेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फिजिक्स में यह होता है कि वो बच्चा ज्यादा अच्छा करता है जिसके कॉन्सेप्ट्स अच्छे होते हैं, ठीक है ना। फिजिक्स तो फिजिक्स है ना। चलो, तो इसमें देखो क्या कर रहा है कि बॉल को आप नीचे से ऊपर फेंक रहे हो। तो बॉल को नीचे से ऊपर फेंक रहे हो तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग नॉर्मल अपने लेक्चर्स में करते ही आ रहे हैं। आप भी ने देखा होगा कि जब लोग फ्रिक्शन पढ़ रहे थे या ग्रेविटी की या मोशन द ग्रेविटी पढ़ रहे थे तो उसमें नीचे mg फोर्स लग रहा था, लेकिन हम लोग वहां पे रेसिस्टेंस, एयर रेसिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर रहे थे। यहां पे क्या कर रहा है कि एयर रेसिस्टेंस को कंसीडर करना है। बच्चों, अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात है कि यहां पे ये लिखा हुआ है कि आपने इसको ऊपर की ओर फेंका, है ना। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में 2 फोर्स लग रहे होंगे। एक लग रहा होगा आपका mg, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगना ही लगना है, और एक और फोर्स लग रहा होगा बच्चों, वो लग रहा होगा रेसिस्टेंस फोर्स। ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में, और रेसिस्टेंस फोर्स तो वेलोसिटी के अपोजिट ही लगेगी। तो मान लो कि इसको आपने अर्थ के सरफेस से यहां से थ्रो किया है, अब ये ऊपर जाने लगेगा। अब ये जैसे जैसे जाएगा बच्चों, तो ये दोनों फोर्स चूंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहे हैं
तो न्यूटन का लॉ ये कहता है कि आपका जो एक्सेलरेशन पैदा होगा वो तो फोर्स के डायरेक्शन में ही होगा, यानी अपोजिट। और ये जो एक्सेलरेशन है ये वेलोसिटी के अपोजिट है, तो इसका मतलब इसकी स्पीड धीरे धीरे घटती चली जाएगी और फिर ये तब तक ऊपर जाएगा बच्चों जब तक कि ये फाइनली रेस्ट में ना आ जाए। फिर ये कहीं जाके रेस्ट में आ जाएगा, यहां पे आके मान लो फाइनल वेलोसिटी 0। और ये इनिशियल की बात है, ये इनिशियल। इसी बीच में एक पॉइंट हम मान लेते हैं इंटरमीडिएट। मान लो किसी समय t पे, किसी टाइम t पे यहां इसकी वेलोसिटी होगी v और एक्सेलरेशन तो आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही है। तो इस तरीके से आपको यही पता करना है कि ये मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा। तो ये जो हाइट है यहां से यहां तक, ये जो हाइट आप देख रहे हो, इस हाइट को मान लेते हैं h। ये मैक्सिमम हाइट अपने को पूछा जा रहा है। क्लियर? तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों सीधी सी बात है, हम लोग यहां पे पहले न्यूटन्स लॉ लगाएंगे। तो फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ, तो न्यूटन के सेकेंड लॉ से नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यही लिखते हैं हम लोग, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब यहां पे मान लो हमने एरो नहीं दिया है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड के हिसाब से ही लिख रहे हैं। तो नेट फोर्स की जगह हम लोग यहां पे क्या लिख देंगे बच्चों? तो नेट फोर्स की जगह यहां पे दो फोर्स लग रहा है, एक तो mg लग रहा है, ठीक है, और दूसरा नीचे की ओर ही लग रहा है कौन? रेसिस्टेंस फोर्स, दैट इज Fr इज इक्वल टू m इंटू ए। ठीक है, अब mg के जगह बच्चों mg ही लिखेंगे, लेकिन Fr के जगह जो क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में देखो रेसिस्टेंस फोर्स दिया हुआ है mkv²। तो mkv² दिया हुआ है तो यहां लिख दोगे mkv², ठीक है ना। मान लो इंटरमीडिएट वेलोसिटी v है, इनिशियल u है, फाइनली तो इसको 0 होना है। और इधर आ जाओ, इधर मास इनटू, अब एक्सेलरेशन की जगह क्या करें? अपने को पूछ क्या रहा है? अपने को पूछ रहा है ये हाइट h और दिया हुआ क्या है? इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल दिया हुआ है, फाइनल हमने सोच लिया है। तो हमारे दिमाग में ये बात हमेशा आ रही है कि इस a को गायब करें और यहां पे किसी भी तरीके से आप इसके हाइट के टर्म में और वेलोसिटी के टर्म में इक्वेशन डेवलप करो। जैसे मान लो किसी समय यहां पे वेलोसिटी अगर आपका v है तो उस समय इसकी हाइट भी कुछ होगी, तो मान लेते हैं हाइट, मान लेते हैं वहां पे y है। तो हम, मेरी कोशिश क्या है कि ये a गायब हो जाए और यहां पे ये y का जगह आ जाए, y यानी हाइट आ जाए, ताकि हम इसको तरीके से इंटीग्रेट कर ले या जैसे भी हो सॉल्व करें। तो बच्चों a को गायब करके हम क्या लिख सकते हैं? तो काइनेमेटिक्स से अपने को पता है a की जगह हम लोग लिख सकते हैं dv/dt। एक्सेलरेशन जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, तो यहां हमने लिख दिया dv/dt। लेकिन आप कहोगे ये माइनस क्यों लिख दिया हमने? मैंने पहले ही बोला कि हम लोग मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड तो हर वेक्टर का पॉजिटिव ही आना चाहिए। और जैसा कि हम जान रहे हैं कि जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है वेलोसिटी घट रही है, और dv जो है, dv क्या है? dv चेंज इन वेलोसिटी है। तो अगर कोई चीज घट रही होती है तो उसका चेंज क्या आता है? नेगेटिव। तो इसलिए ये नेगेटिव यहां पे आ रहा है। यहां नेगेटिव क्यों आ रहा है? क्योंकि ये एक्सेलरेशन जो है असली में रिटार्डेशन का काम कर रहा है, दैट्स वाई वेलोसिटी आपकी घट रही है। तो dv ऑटोमेटिकली इसके अंदर एक छुपा हुआ माइनस है ना, dv आपका नेगेटिव आएगा, वो नेगेटिव हमने यहां पे लिख दिया है। चलो अब इसको तो सॉल्व कर लेना है बस। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो m कैंसिल हो गया, तो अब देखो यहां से ये क्या निकल के आ गया? ये हमारा आ गया g प्लस kv²। आप ये स्टेप्स मैंने कैसे सोचा, इस पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि कैसे कैसे हम लोग यहाँ पे सोच रहे हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे kv² इक्वल्स टू, अब यहाँ पे इधर क्या है? माइनस dv/dt। लेकिन अब एक पंगा यहाँ पे आ रहा है कि अभी भी y नहीं आया इक्वेशन में, और एक एक्स्ट्रा चीज आ गया है dt, दैट इज टाइम। तो अपने को टाइम से कोई यहां लेना देना है नहीं, हमको किसी तरीके से क्या लेके आना है? इस हाइट को लेके आना है। तो देखो एक उपाय और, एक ट्रिक और चलना होगा। आप जानते हो बच्चों कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन को वेलोसिटी बोलते हैं, है ना। यानी वेलोसिटी इक्वल्स टू होता है dy/dt। यहां पे y, x के बजाय y हमने लिखा क्योंकि मोशन y एक्सिस के लॉन्ग हो रहा है। तो v की जगह लिख सकते हैं dy/dt, और dt को इधर भेज देंगे तो dt इक्वल्स टू हो जाएगा dy/v। अब अगर dt की जगह इसको हम रिप्लेस कर दें बच्चों, तो यहां पे देखो ये क्या आ जाएगा निकल के? माइनस dv, और dt की जगह तुम लिख सकते हो dy/v। जो नीचे वाला v है उसको ऊपर बाद में भेज देंगे,
तो अब देखो मेरा यहाँ पे लगभग सारा काम हो गया है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग चाहते थे कि टाइम गायब हो जाए, यहाँ पे वेलोसिटी रहे, हाइट रहे, तो वो सब आ रहा है। तो अब देखो ये क्या निकल के आ गया, g प्लस के वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वी डी वी अपॉन डी वाई। क्लियर? अब देखो इस तरीके से अब इक्वेशन में वही सारी चीजें हैं जो अपने को चाहिए। क्या है? v है, y है, और इन दोनों के बीच ही इंटीग्रेशन से मेरे को ये कैपिटल H मैक्सिमम हाइट मिल जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से अब देखो अब क्या करेंगे हम लोग। अब एक काम करते हैं, dy को एक तरफ भेज देते हैं, तो और इसको एक तरफ रखते हैं, तो ये हो गया माइनस वी डी वी अपॉन जी प्लस के वी स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई। क्या किया हमने, समझ में आया? इसको नीचे ले आए और डी वाई को इधर कर दिए, तो ये डिनोमिनेटर में आ गया। अब देखो एकदम क्लियर कट, एक तरफ वेलोसिटी है, एक तरफ वाई है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ऐसे आपको दिमाग लगाना है। तो पहले इसको राइट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने? चलो ठीक है। अब देखो क्या करेंगे। अब यहां से दोनों तरफ इंटीग्रेशन करो, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो इधर लिख देंगे माइनस वी डी वी अपॉन जी प्लस के वी स्क्वायर, और दिस साइड इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई। क्लियर? इसको ऊपर कर दे। अब यहां पे एक काम करो, माइनस को उधर भेज दो, तो ये हो गया आपका वी डी वी अपॉन जी प्लस के वी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस डी वाई। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है बच्चों। यहां भी v है, यहां v स्क्वायर है, तो यहां पे थोड़ा सा ना मैथमेटिकल टूल का आपको यूज करना पड़ेगा। देखो क्या करते हैं हम लोग, यहां पे एक ट्रिक लगाएंगे। तो g प्लस के वी स्क्वायर को मान लेंगे p। g प्लस के वी स्क्वायर को क्या मान लेते हैं बच्चों, यहां पे p। मान लो हमने मान लिया g प्लस के वी स्क्वायर को p। पूरे इक्वेशन को अगर हम लोग यहां पे dv के टर्म में डिफरेंशिएट कर दो, तो डी जी प्लस के वी स्क्वायर अपॉन डी वी इक्वल्स टू डी पी अपॉन डी वी। दोनों तरफ डी वी के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट कर दिया। अब यहां से देखो ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, और ये डी के वी स्क्वायर, तो के बाहर आ गया, और डी वी स्क्वायर बाई डी वी का हो जाएगा 2v, तो ये आ जाएगा आपका 2v। समझ में आ रहा है? इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया v के रिस्पेक्ट में, k कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, v स्क्वायर का 2v, और इधर रहने दो dp अपॉन dv। क्लियर? चलो अब देखो यहां से अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं इसको इस तरीके से, तो 2k v dv इक्वल्स टू dp। v को इधर ले आओ, फिर लिख देंगे v dv इक्वल्स टू डी पी अपॉन 2k। अब इतना करने का क्या फायदा हुआ अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये हमने एक मैथमेटिकल टूल यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो सीधी सी बात है, अब जहाँ पे आपका वी डी वी है वहाँ पे क्या लिख दोगे बच्चों, तो जहाँ पे वी डी वी है वहाँ लिख दोगे डी पी अपॉन 2k, और इस पूरे को आपने क्या एज्यूम किया है, इसको एज्यूम किया है p, और इधर हो गया dy का इंटीग्रेशन हो गया y, और लिमिट कहां से कहां लोगे, तो y क्या है, हाइट, इनिशियल हाइट है 0, फाइनल हाइट कितनी है h, तो 0 से h। तो बच्चों अब इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। यहां पे क्या करना है कि 2k को बाहर निकाल लो, तो ये 1/2k बाहर आ गया, और ये क्या हो गया dp अपॉन p, और इधर हो गया आपका y की जगह एक बार h रख दो, एक बार 0 रख दो। अब आप देख सकते हो कि आपको पता है कि dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x, तो इस तरीके से हम लोग dp बाई p का क्या लिख देंगे, ln p, और p के जगह फिर से क्या पुट कर देंगे, g प्लस के वी स्क्वायर। तो इसको आप फटाफट राइट डाउन करो। कर लिया आपने? चलो अब देखते हैं। तो यहां पे हम लोग 1/2k, और इसको लिख सकते हैं ln p, है ना, और यहां पे आ गया ये -h। ओके, अब p की वैल्यू वापस पुट करो, तो p की वैल्यू वापस पुट करोगे तो 1/2k, और p के जगह लिख दोगे आप क्या, g प्लस
kv स्क्वायर, है ना, g प्लस kv स्क्वायर ही है p का वैल्यू, g प्लस kv स्क्वायर। और लिमिट कहाँ से कहाँ वेलोसिटी का रखोगे, तो इनिशियल था u और फाइनल था 0 माइनस h। एक काम करो, ये माइनस इधर अगर दे दोगे तो इसे लिख दो -1/2k, है ना। और यहाँ पे अब लिमिट पुट करो, एक बार v की जगह 0 पुट करोगे तो ये आएगा ln g, और एक बार फिर माइनस देंगे और फिर v की जगह u पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ln g प्लस ku स्क्वायर इक्वल्स टू h। अब एक काम करते हैं, इस माइनस को अगर अंदर डाल दें तो ये रिवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। आपने यहाँ तक तो लिख ही लिया होगा, इसको मैं ऊपर कर दूँ थोड़ा, ठीक, यहाँ ऊपर कर देता हूँ। इसको आप लिख लो एक बार अच्छे से, यहाँ तक लिख लो। चलो अब देखो ये क्या आएगा, माइनस को अंदर अगर डाल देंगे तो ये पहले आ जाएगा, ये बाद में चला जाएगा, तो ये सीधा हो जाएगा आपका 1/2k, और ये हो जाएगा ln g प्लस ku स्क्वायर माइनस ln g इक्वल्स टू h। अब देखो log m माइनस log n, तो log m/n हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2k ln g प्लस ku स्क्वायर अपॉन g इक्वल्स टू h। तो फाइनली अपने को यही पूछा गया है कि मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, तो 1/2k, ठीक है, और इस 1/2k log, और इसे हम लोग लिख सकते हैं चाहें तो g को g से डिवाइड कर दो, जिसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस ku स्क्वायर, है ना, ku स्क्वायर अपॉन g। ये आपका हाइट निकल के आ जाएगा। तो इसमें बस कैलकुलेशन था, देखो कॉन्सेप्ट तो बहुत सिंपल था लेकिन कैलकुलेशन था। तो आपको वहां देखना है कि अगर आपको इंटीग्रेशन पहले से अच्छे से आता है, जैसे मैं तो आपको समझाने के लिए इतना कुछ किया, मैंने सारा सब्स्टिट्यूशन लिखा, लेकिन आप चाहो तो इसको फास्ट भी कर सकते हो। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा हमारा 4th 1/2k ln 1 प्लस ku स्क्वायर बाई g। तो इसको राइट डाउन कर लो। तो बच्चों अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बेस्ड है। या तो आप इसको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाले चैप्टर में भी रख सकते हो, या यहां पे न्यूटन सेकंड लॉ से भी इसे सॉल्व किया जा सकता है। देखो इसमें हो क्या रहा है कि इसमें एक आपका स्पेसशिप है, ठीक है, मतलब कि आपका एक रॉकेट है जो स्पेस में उड़ रहा है, और स्पेस में बच्चों बहुत सारे डस्ट होते हैं, है ना, जो आपका बहुत जैसे इंटरस्टेलर स्पेस में जैसे दो प्लैनेट के बीच में ऐसा बहुत सारा क्लाउड्स होते हैं जहां पे डस्ट होते हैं, क्लियर है। तो जब अगर प्लेन अगर मान लो ऐसे किसी रीजन से जाएगा तो जो डस्ट वहां पे हैं वो उसके जो विंग्स पे या फिर उसके बॉडी के ऊपर जो है वो चिपकते चले जाते हैं, जिससे आपका रॉकेट जब वहां से गुजर रहा होगा तो उसका मास जो है वो बढ़ता चला जाएगा, क्लियर है। तो मास बढ़ता चला जाएगा, तो अगर मान लो कि एक्सटर्नल फोर्स वहां पे 0 लग रहा है, तो अगर किसी सिस्टम पे मास अगर बढ़ाते चले जाओगे और एक्सटर्नल फोर्स 0 लग रहा है तो उसका मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व। तो उसका मोमेंटम कंजर्व होने के केस में, या यूं कहो कि आप यहां पे एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा है, तो m इंटू वी का प्रोडक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो अगर m बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली v घटेगा, है ना। इसको हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से सोचते थे, लेकिन हम लोग यहां चाहें तो इसको न्यूटन्स लॉ से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आप अपने दिमाग में ये रखो कि जब उस स्पेसशिप के ऊपर क्या हो रहा है कि वहां पे जब वो उड़ रहा होता है तो उसके ऊपर मास चिपक रहे हैं, उसका मास बढ़ रहा है। तो उसका मास बढ़ रहा है तो वही पूछ रहा है कि बताओ उस केस में उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, क्लियर है। अच्छा, और क्या क्या दे रहा है यहां पे तुम्हें, यहां पे दे रहा है कि जो मास इंक्रीज कर रहा है उसका वो इस इक्वेशन से इंक्रीज कर रहा है, दैट इज dm/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। ये जो ब्रैकेट में t लिखा हुआ है इसका मतलब है मास टाइम का फंक्शन है, बस ये बता रहा है। और इधर जैसे वेलोसिटी के ब्रैकेट में t लिखा हुआ है, इसका मतलब वेलोसिटी भी टाइम का फंक्शन है, समझ गए। तो अपने को यहां पे इसका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है, और ये चूंकि इसने वेलोसिटी लिख दिया है तो हमें साइन के साथ ही ये मतलब कि एक बात पक्की है कि रफ्तार धीरे धीरे घटेगी ही, इसलिए नेगेटिव आएगा। आप देखो कैसे आएगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैंने आपको दो तरीका बताया,
जो चाहे तो इसको न्यूटन सेकेंड लॉ पे ही सिर्फ बना सकता है। वो कैसे बनाएगा? तो न्यूटन के सेकेंड लॉ में आपने पढ़ा है कि जो नेट फोर्स लगता है बच्चों, जो बॉडी के ऊपर नेट फोर्स लगता है, आपने यही पढ़ा कि न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है कि जो नेट फोर्स है एफ नेट इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, है ना। ये हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ में पढ़ते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है नेट फोर्स के बराबर होता है। तो नेट फोर्स के बराबर होता है यानी यहां पे P क्या है आपका? मास इंटू वेलोसिटी। P क्या है बच्चों? लीनियर मोमेंटम। P है आपका लीनियर मोमेंटम। अब देखो, जब स्पेस में तुम उड़ रहे हो, स्पेस में जब उड़ रहे हो तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि आपके ऊपर एक्सटर्नल बाह्य बल कुछ नहीं लगेगा। जो भी फोर्स लगेगा डस्ट और रॉकेट के बीच में। तो इसलिए आप यहां पे जहां एफ नेट लिखा हुआ है वहां पे लिख दो 0। और ये बात समझ में, यहां 0 क्यों लिख दिया हमने? क्योंकि स्पेस में जब आप उड़ रहे होते हो तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होता है, और ये न्यूटन सेकेंड लॉ से ही हमने लिखा है। फिर यहां पे P की जगह हम लोग लिख देंगे m इंटू वी, है ना, मास इंटू वेलोसिटी अपॉन डी टी। अब जनरली हम लोग क्या करते थे, मास कांस्टेंट होता था तो मास को हम लोग बाहर निकाल लेते थे कांस्टेंट मान के। लेकिन यहां पे क्या दिक्कत है बच्चों कि यहां पे मास आपका वेरिएबल है। मास जो है ये वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है? क्योंकि उसके ऊपर डस्ट इकट्ठा हो रहा है, ठीक है ना। मास भी वेरिएबल है और सर्टेनली वेलोसिटी भी वेरिएबल होगी, वेलोसिटी भी वेरिएबल होगी, क्योंकि ये दोनों भी वेरिएबल होगा तब जाके आपका ओवरऑल ये मोमेंटम कांस्टेंट होगा। तो ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है। तो दो वेरिएबल को डील करने के लिए क्या करते हैं हम लोग बच्चों? हम लोग पहले मास को कांस्टेंट मान के बाहर निकाल लेंगे। दो, आपको पता ही है जब दोनों वेरिएबल हो तो एक बार इसको कांस्टेंट मान के बाहर निकाला, फिर एक बार वेलोसिटी को कांस्टेंट मान के बाहर निकाला। आ रही है बात समझ में? तो ये आ गया डी एम, ये हो गया m dv बाई डी टी, और ये हो गया आपका v dm अपॉन डी टी। ओके, अब यहां पे देखो, अब ये यहां से क्या आ जाएगा? इसको आप चाहो तो इधर भेज सकते हो। किसको? तो ये आपका इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा v माइनस डी एम अपॉन डी टी इक्वल्स टू m dv बाई डी टी। ओके, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब क्या लिख सकते हैं हम लोग? अब यहां पे आप dm बाई डी टी, तो dm बाई डी टी देखो कितना दिया हुआ है, तो dm बाई डी टी दिया हुआ है bv स्क्वायर्ड, है ना। ये ब्रैकेट वाले t को देख के डरो मत, उसका मतलब हो गया कि वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है, वो मल्टीप्लीकेशन में नहीं है। तो आप यहां पे लिख सकते हो, यहां पे आप लिख सकते हो माइनस v इंटू, और ये आ गया आपका dm बाई डी टी की जगह bv स्क्वायर्ड इक्वल्स टू, फिर यहां पे देखो मास हो गया, और dv बाई डी टी की जगह, तो dv बाई डी टी काइनेमेटिक्स से क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है, तो ये लिखा गया अपना एक्सेलरेशन। क्लियर है? dv बाई डी टी को आप a लिख सकते हो, आपको a पूछ रहा है, तो इस तरीके से a इक्वल्स टू हो गया बच्चों माइनस बी वी क्यू डिवाइडेड बाई m। तो जो बॉडी का एक्सेलरेशन है वो आपका माइनस बी वी क्यू बाई एम। माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट होगा, क्योंकि ये रिटार्डेशन का काम करेगा। और ऐसे भी मान के चलो कि अगर कोई बॉडी आगे जा रही है, उसके ऊपर तुम मास लगातार ड्रॉप करते जाओगे, वो भारी होता जाएगा, तो वो स्लो ही होगा, है ना। कॉमन सेंस भी लगाएंगे, और नहीं तो न्यूटन सेकेंड लॉ से ही सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो यहां पे ये आपका इसका क्या हो गया? एक्सेलरेशन। ठीक है, तो चॉइस में देखो, चॉइस कौन सा सही है अपना यहाँ पे? तो यहां पे अगर हम लोग देखें तो ये हमारा जो चॉइस सही है वो सेकेंड है ना। दैट इज माइनस बी वी क्यू बाई एम, जो कि यहां पे लिखा हुआ है। और ये ब्रैकेट में टी से दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, यहां चाहे तो हम लोग भी टी लिख दें। मतलब क्या, ये टाइम के फंक्शन में बोल रहा है, मतलब वेलोसिटी और मास दोनों ही टाइम का फंक्शन है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आ गया सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का यही कॉन्सेप्ट था कि जब रॉकेट आपका स्पेस में उड़ रहा होता है तो डस्ट पार्टिकल उसमें चिपकते जाते हैं, जिससे उसके मास में बदलाव आता है और आपका जो है वो स्लो होता जाएगा। तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तो आप इस तरीके से सॉल्व करें। तो इसको राइट डाउन कर लो। बच्चों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका, ये जेई एडवांस में एक बार पूछा हुआ है ना। वहां पे वेलोसिटी वर्सेस
एच का ग्राफ आया था, यहां पे आपको मोमेंटम वर्सेस एच का ग्राफ पूछा गया है। यहां पे देखो बोल क्या रहा है कि एक बॉल को ऊपर की ओर थ्रो किया गया ग्राउंड से, ठीक है। अब जब ये ऊपर जा रहा है तो इसके मोमेंटम और इसके हाइट के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है आपको, क्लियर है। तो देखो इसको हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। ये तो आपने लिख लिया होगा, 2 का आंसर था ये। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, सबसे पहली बात, जो मोमेंटम होता है वो होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो मोमेंटम आपका v m इंटू वी होता है। अब देखो एक चीज समझो, जैसे अगर किसी बॉल को अगर आप ऊपर फेंकते हो ग्राउंड से u वेलोसिटी से, तो ये ऊपर जाने लगता है और एक सर्टेन मैक्सिमम हाइट तक जाता है, और जब मैक्सिमम हाइट तक जाएगा कैपिटल H, तो वहां जाके इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। फिर वहां से वो नीचे आएगा, और जब नीचे गिरेगा तो आपको याद होगा मोशन द ग्रेविटी में हमने आपको पढ़ाया है कि जिस वेलोसिटी से हम लोग फेंकते हैं फिर वापस जब गिरेगा तो उसकी वही स्पीड हो जाएगी, क्लियर है। ग्राउंड पे उसकी वही स्पीड हो जाएगी, फिर से वही मोमेंटम हो जाएगा, वही स्पीड। लेकिन अपने को ग्राफ ड्रॉ करना है, तो मान के चलो कि बीच में किसी समय ये ग्राउंड से h हाइट पे था, स्मॉल h, यहां पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी, v। तो ये v का वैल्यू कितना होगा। तो बच्चों देखो, यहां से यहां तक मोशन द ग्रेविटी की हिसाब से एक इक्वेशन लिखोगे, दैट इज v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2gh। नहीं, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी है ऊपर की ओर और एक्सेलरेशन है नीचे, तो यहां माइनस लिखा गया, और u स्क्वायर माइनस 2gh। तो इस तरीके से v इक्वल्स टू हो गया u स्क्वायर माइनस 2gh का अंडर रूट। तो ये वेलोसिटी निकल गई किसके फंक्शन में, हाइट के फंक्शन में। तो ऑटोमेटिकली मोमेंटम जो p होगा, p इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, तो p इक्वल्स टू मास इंटू अंडर रूट u स्क्वायर माइनस 2gh। ये आपका इक्वेशन आ गया। किसी भी ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको इक्वेशन चाहिए होता है, तो p और h का इक्वेशन आ गया है ना, p और h का इक्वेशन आ गया, क्लियर है। तो देखो इनिशियली अब ये इक्वेशन सेटिस्फाई भी कर रहा है, इनिशियली हाइट 0 पुट करोगे, तो अगर h की वैल्यू अगर हम 0 रख दें तो भाई ये 0 हो गया, तो p इक्वल्स टू हो जाएगा m अंडर रूट u स्क्वायर, और u स्क्वायर का अंडर रूट u हो जाएगा, तो mu, जो कि आपका इनिशियल मोमेंटम था जब आपने बॉल को थ्रो किया था, तो इनिशियली उसका मोमेंटम था mu। और जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा h बढ़ता जाएगा, मोमेंटम आपका घटता जाएगा। हाईएस्ट पॉइंट पे मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0, है ना। हाईएस्ट पॉइंट पे मोमेंटम 0, क्योंकि वेलोसिटी 0। अब फिर जब नीचे गिरेगा, हाइट जब घटने लगेगी, तो जब गिरने टकराने से पहले, टक्कर से पहले फिर से वही स्पीड हो जाएगी, लेकिन डायरेक्शन हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी मोमेंटम का मैग्नीट्यूड तो वही होगा लेकिन डायरेक्शन हो जाएगा नेगेटिव, क्लियर। चलो, तो इसका मतलब है कि अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें। जो अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें बच्चों, तो यहां पे देखो कह रहा है कि ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव जेड एक्सिस लेना है, मतलब ऊपर के तरफ के मोमेंटम को पॉजिटिव लेना है। तो देखो क्या किया इसने चालाकी, इसने एक चालाकी ये की है कि इस एक्सिस पे ले लिया है मोमेंटम और इस एक्सिस पे दिया है हाइट। अब ये थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, हालांकि ये जेईई एडवांस पहले भी पूछ चुका है इस क्वेश्चन को, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को जेईई एडवांस ने पहले भी पूछ रखा है। तो जब हाइट 0 थी, हाइट 0 तो यहां ओरिजिन पे ही थी, तो जब हाइट 0 थी तो हाइट 0 के समय मोमेंटम तो मैक्सिमम था mu, और वो भी किधर, ऊपर की ओर। तो बच्चों यहां पे ग्राफ कहां से शुरू करेंगे, तो जब h 0 होगा तो मोमेंटम उस समय हाईएस्ट होगा, है ना। मोमेंटम यहां पे होगा और उसकी वैल्यू मान लो p इक्वल्स टू क्या होगी, mu। फिर जैसे जैसे h बढ़ेगा, तो जैसे जैसे h बढ़ेगा, जैसे जैसे h बढ़ेगा तो मोमेंटम आपका घटेगा। मोमेंटम क्यों घटेगा, तो ये इक्वेशन देखो, h बढ़ने पे मोमेंटम घटेगा। अगर हम h बढ़ाएंगे तो मोमेंटम का मैग्नीट्यूड घटेगा, मतलब तुमको नीचे डाउन आना है, क्लियर। लेकिन अब जब ऑप्शन देखें तो नीचे आने वाला कौन कौन सा है, एक तो ये भी, इसमें भी हम लोग नीचे आ रहे हैं और इसमें भी हम लोग नीचे आ रहे हैं, लेकिन दोनों में अंतर फिर किसका आ गया, स्लोप का। ये स्ट्रेट लाइन है, ये कर्व लाइन है। तो अब हमको आइडेंटिफाई करना है कि ये स्ट्रेट लाइन होगा या कर्व लाइन, उसके लिए हमको स्लोप देखना पड़ेगा। तो स्लोप के लिए बच्चों आपको पता होगा, ग्राफ का जो स्लोप होता है वो y एक्सिस को हम लोग x एक्सिस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं
और वो जो डिफरेंशिएशन का रिजल्ट आता है वही स्लोप होता है, इंस्टेंटेनियस स्लोप। तो इसका स्लोप हो जाएगा dp अपॉन dh। p की जगह क्या लिख दोगे बच्चों? तो p की जगह लिख दोगे mv अपॉन dh। ओके, फिर m कांस्टेंट है तो m को बाहर निकाल लो, m बाहर निकाल लोगे तो अंदर में रह गया dv अपॉन dh। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो dv, v के जगह हम लोग चाहें तो v की जगह क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh। ओके, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट यू स्क्वायर। या एक काम करते हैं, बहुत और दूसरे तरीके से, इतना भी अपने को नहीं करना पड़ेगा और आराम से निकाल सकते हैं। अब अपने को क्या चाहिए? सीधी सी बात है, अपने को चाहिए क्या? तो अपने को चाहिए dv अपॉन dh की वैल्यू। तो एक काम करो, पहले आप इसको फटाफट राइट डाउन कर लो, जल्दी से राइट डाउन कर लो, फिर मैं इसको मिटाऊंगा। कर लिया आपने? चलो, अब मैं यहां dv बाई dh की वैल्यू पुट करूंगा फिर वापस आके। तो सबसे पहले देखो, आप v इक्वल्स टू है अंडर रूट आपका क्या? यू स्क्वायर माइनस 2gh। एक काम करो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। दोनों तरफ अब आप क्या करो, आप dh h के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, तो dv स्क्वायर अपॉन dh, और यहां हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस 2gh अपॉन dh। अब देखो इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं dv स्क्वायर अपॉन dv इंटू dv अपॉन dh। dv से डिवाइड किया, dv से मल्टीप्लाई किया, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आपको। और इधर क्या हो गया? du स्क्वायर बाई dh हो गया 0, और ये हो जाएगा अंडर 2gh बाई dh। आ रही है बात समझ में? इसको अलग अलग हमने कर दिया। अब देखो यहां पे ये कितना हो गया बच्चों? तो ये हो जाएगा आपका dv स्क्वायर बाई dv जो होगा ये हो जाएगा आपका 2v, है ना, 2v इंटू dv बाई dh, और इधर आपका 2g बाहर आ जाएगा, dh बाई dh 1 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका माइनस 2g। तो बच्चों इस तरीके से dv बाई dh इज इक्वल टू माइनस 2g अपॉन 2v। तो dv बाई dh जो है ये आ गया आपका माइनस g अपॉन v, और v को लिख सकते हैं अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो इस तरीके से dv बाई dh की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। हालांकि ये बिना कैलकुलेट किए भी काम चल सकता था, लेकिन अब जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो हर चीज को कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर लें। डायरेक्ट भी हम लोग बोल सकते थे कि वो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन पक्की बात है, नहीं आएगा। अब यहां पे देखो dv बाई dh जो है ये स्लोप आया, स्लोप देखो ये h पे डिपेंड कर रहा है और नेगेटिव साइन भी है, तो यानी स्लोप आपका नेगेटिव स्लोप होगा, नेगेटिव स्लोप, और उसमें भी आपका क्या होगा? ये वेरिएबल, नेगेटिव स्लोप और वेरिएबल। क्लियर है? तो ये आपको मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज दे दिया कि कल को अगर मान लो स्लोप अगर पूछ लेता हमको इसका, तो हम लोग इस तरीके से ये स्लोप निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया, नेगेटिव वेरिएबल। लेकिन एग्जाम में ये करने का आपको जरूरत नहीं है। कहोगे क्यों जरूरत नहीं है? पहले इसको आप लिख लो, फिर मैं बताता हूं क्यों जरूरत नहीं है। लिख लिया आपने? चलो अब देखो, जैसे कि मेरे को यहां पे सीधा दिख रहा है कि P वर्सेस H ग्राफ ड्रॉ करना है, तो कहीं से भी ये अंडर रूट होने की वजह से ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन तो आएगा नहीं, और यहां पे अपने को चूज करना है स्ट्रेट लाइन वर्सेस कर्व्ड लाइन, तो ऑटोमेटिकली हम लोग कर्व ही सेलेक्ट करते। लेकिन कल को अगर दो टाइप का कर्व दे देता, एक कॉन्वेक्स और एक कॉन्केव, तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि यहां पे हम लोग ऐसा स्लोप क्यों लेंगे, क्योंकि ये जो इक्वेशन आ रहा है ये नेगेटिव स्लोप और वेरिएबल में भी h डिनोमिनेटर में, तो h जैसे जैसे बढ़ेगा तो ये पूरी चीज घटेगी, और अगर ये पूरी चीज घटेगी, नीचे वाली पूरी चीज घटेगी, तो ऑटोमेटिकली इस dv बाई dh का जो मॉड होगा वो बढ़ेगा। तो ये नेगेटिव स्लोप होगा, वेरिएबल होगा, और वेरिएबल में भी इंक्रीजिंग होगा। तो वो वेरिएबल में इंक्रीजिंग स्लोप ऐसा ही होता है, जैसा कि मैंने आपको ग्राफ पढ़ाते समय अच्छे से समझाया है। तो अगर एक स्लोप पूछता तो हम इसको लिखते, लेकिन एग्जाम में आपको इतना करने का जरूरत नहीं है। एग्जाम में तो आप सीधा यहां पे, मैं इसे लिख देता हूं, इसका कितना आया था ये m यहां पे हो गया, और dv बाई dh कितना हो गया भाई? तो dv बाई dh आ गया g अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh।
तो एग्जाम में आपको क्या करना पड़ता है, एग्जाम में तो बस आप यहाँ पे देख लेते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है और दूसरा आपका स्ट्रेट लाइन, दूसरा कर्व लाइन ग्राफ है। तो ये इक्वेशन तो स्ट्रेट लाइन का तो हो ही नहीं सकता है, तो आप सीधा इस ग्राफ को ऐसे ड्रॉ कर दोगे। ठीक, अब देखो ये कब की पोजीशन हो गई, जब ये मैक्सिमम हाइट पे आ गया, एच पे आ गया। तो जब मैक्सिमम पे आ गया तो वेलोसिटी 0, तो देखो p का वैल्यू यहाँ पे p 0 हो गया, यहाँ p मैक्सिमम था, यहाँ p 0 हो गया। फिर इसके बाद किधर आएगा, ये नीचे की तरफ, नीचे की तरफ आएगा, मतलब हाइट क्या होगी, फिर हाइट घटेगी, लेकिन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड अब बढ़ेगा। लेकिन मोमेंटम का डायरेक्शन जाते समय ऊपर था यानी पॉजिटिव, तभी देखो ओरिजिन से ऊपर पॉजिटिव था, लेकिन आते समय मोमेंटम का डायरेक्शन नीचे होगा, तो नीचे होगा मतलब मोमेंटम होगा नेगेटिव। तो अब ये ग्राफ को आप ऐसे कंप्लीट करोगे, तो यहां से यहां और फिर नीचे डाउन में इसको ऐसे ड्रॉ करोगे। तो ढंग से ड्रॉ करते हम लोग, जितना मोमेंटम से आपने फेंका था उतना ही मोमेंटम पे फिर पहुंच जाएगा। बस फर्क यही होगा बच्चों कि जो डायरेक्शन होगा आपका वो नेगेटिव होगा। तो ये ऑप्शन आपका आ जाएगा किसमें है, तो ये ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, तो इसको आप देख लो। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें लिखा हुआ है ए बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम। एक बुलेट है जिसका मास है आपका 20 ग्राम, जिसकी इनिशियल स्पीड दी गई है। ठीक है, जस्ट बिफोर इट स्टार्ट्स पेनिट्रेटिंग ए मड वॉल। मड मतलब एक कीचड़ का वॉल है। बच्चों देखो ये जेईई मेन 2019 में पूछा हुआ है, लेकिन कितना आसान क्वेश्चन है, आप खुद देखो। उसके बाद क्या कर रहा है कि जो वॉल है वो एक रेसिस्टेंस फोर्स ऑफर कर रहा है जो आपको दिया हुआ है। तो पूछता है द स्पीड ऑफ बुलेट आफ्टर इमर्जिंग फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द वॉल इज क्लोज टू। सबसे पहली बात यह है कि आपको इसमें बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आपको एक्सेलरेशन निकाल लेना है और काइनेमेटिक्स लगा देना है। हालांकि इसको हम लोग आगे चल के वर्क पावर एनर्जी के वर्क एनर्जी थ्योरम कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप इसको नॉर्मल न्यूटन्स लॉ से भी सॉल्व कर सकते हो। तो कुछ क्वेश्चंस तो एग्जाम में बहुत ही आसान आते हैं, ये चीज आप समझो। तो जैसे कि देखो यहाँ पे सबसे पहली बात है कि आपको जो एक्सेलरेशन है वो निकालना चाहिए। तो एक्सेलरेशन फोर्स डिवाइडेड बाय मास, और किसी फोर्स की बात की नहीं गई है, सिर्फ रेसिस्टेंस मतलब अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स की बात की गई है। और फोर्स की जो मीन वैल्यू, मीन मतलब एवरेज वैल्यू जो दी गई है वो है 2.5 इंटू 10 का पावर 2.5 इंटू 10 का पावर -2। और जो बुलेट है उसका मास दिया हुआ है बच्चों 20 ग्राम्स। तो 20 ग्राम्स को किलोग्राम में चेंज करो। देखो यूनिट में कभी भी मिस्टेक नहीं करना चाहिए। ऐसे आसान क्वेश्चन में नॉर्मली हम लोग यूनिट्स को पुट करने में प्रॉब्लम करते हैं, तो अपने को थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो अब देखो यहां से इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहां पे देखो ऊपर में हो गया 25 इंटू 10 का पावर -3 लिख सकते हैं इसको 2.5 को, और ये तो है ही 20 इंटू 10 का पावर -3, ये तब किलोग्राम में चेंज होगा। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो ये आपका आ गया 25 बाई, तो 5 से कैंसिल करो तो 5/4 एंड दिस इज 1.25 है ना, 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन, ये आ गया। अब इसके बाद काइनेमेटिक्स लगा दो, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2a डॉट डेल्टा x। ठीक है ना, ये हम लोग काइनेमेटिक्स से जानते हैं। तो काइनेमेटिक्स के हिसाब से जो देखो इनिशियल वेलोसिटी है, वो इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी गई है आपको 1 मीटर पर सेकेंड। तो यहां लिख दोगे 1 का स्क्वायर। अब यहां माइनस लिखोगे, माइनस क्यों, क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन है रेसिस्टेंस से पैदा हुआ है, मतलब वेलोसिटी के अपोजिट। तो डिस्प्लेसमेंट आगे होगी, जिधर वेलोसिटी होगी उधर ही तो डिस्प्लेसमेंट होगा, और एक्सेलरेशन किधर होगा, पीछे। तो ये डॉट प्रोडक्ट का मतलब ही यहाँ माइनस देना है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, इंटू 2। और ए कितना आ रहा है हमारा 1.25, और डिस्प्लेसमेंट यानी कि जो थिकनेस है दीवार की वो दी गई है। तो दीवार की थिकनेस कितनी दी गई है 20 सेंटीमीटर। तो बच्चों उसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, तो 20 इंटू 10 का पावर -2। अब देखो यहां से क्या कैलकुलेट होके आ रहा है, 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, क्योंकि जो बुलेट की रफ्तार है वो 1 मीटर पर सेकेंड ही है। और यहाँ पे फिर इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं तो देखो ये कितना आएगा। पहली बात है कि ये आपका 4 इंटू 5 हो जाएगा ये, और 5 इंटू 10 का पावर -1। कैसे किए समझ में आ रहा है तुमको,
देखो 4 इंटू 1.5 जो है 5 हो जाएगा, और यहां इसका एक जीरो इसको दे दो तो हो जाएगा 10 का पावर -1। करके देख लो आप, 1 माइनस 0.5, सो 0.5 है ना, इज इक्वल टू वी स्क्वायर, तो v इक्वल्स टू √0.5। ये आपका कैलकुलेट होके आएगा। तो अब देखें आंसर किस रूप में दिया हुआ है, तो अब देखते हैं इसमें से कौन सा आएगा। तो सीधी सी बात है बच्चों, ये करीब करीब आप देखो, अगर ये 49 होता 0.49, तो जैसे इसको लिख सकते हैं ना, v इक्वल्स टू लगभग इसको लिख सकते हैं √0.49, और 49 का जो है अंडर रूट कितना हो जाएगा 0.7 मीटर पर सेकेंड। तो अब देखो इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बस आपको कैलकुलेशन वगैरह थोड़ा बहुत था। आप यूनिट का थोड़ा ध्यान रखते कि यूनिट्स कैसे, यूनिट का ही है, जल्दीबाजी में आपसे वही गलती हो सकती है, तो इसको आप राइट डाउन कर लो। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो 5 में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है पार्टिकल ऑफ मास m इज एक्टेड अपॉन ए फोर्स गिवन बाय फॉर्मूला F इक्वल्स टू R अपॉन टी स्क्वायर, है ना, इनटू v। ये v क्या है, वेलोसिटी। अब कहता है इफ दिस लॉ इज टेस्टेड, इस लॉ को टेस्ट किया गया, ये जेईई मेन 2016 का क्वेश्चन है, टेस्टेड एक्सपेरिमेंटली बाय ऑब्जर्विंग द मोशन स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, द बेस्ट वे इज टू प्लॉट। अब देखो जब कभी भी हम लोग, कभी कभी क्या होता है ना, ये क्वेश्चन है आसान, लेकिन इसको पढ़ते समय लैंग्वेज से आपको डर लगा क्या करेंगे। सिंपल सी बात है, जब एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग कहीं भी, तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन को बार बार जो उसकी रीडिंग लेते हैं उसका हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, और ग्राफ से अपने को पता चलता है कि आखिर वहां पे क्वांटिटीज आपस में कैसे रिलेटेड है। तो आपको इस इक्वेशन के हिसाब से ग्राफ प्लॉट करना है। अब वो ग्राफ किसके किसके बीच प्लॉट करना है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि आप कौन सा ग्राफ प्लॉट इसमें से करना चाहोगे, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, जो इक्वेशन आसानी से अपने को दिखे, है ना, जो इक्वेशन को बहुत इजीली हम लोग यहां पे ऑब्टेन कर सके मैथमेटिकली, उसी इक्वेशन के हिसाब से ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो जैसे हमको ग्राफ यहां पे वेलोसिटी वर्सेस टी करना है, तो वेलोसिटी वर्सेस टी में तो देखना पड़ेगा कि v और t आपस में रिलेटेड कैसे हैं। क्लियर। तो सबसे पहले इस फोर्स वाले इक्वेशन से आप वेलोसिटी वर्सेस टाइम तक पहुंचो, और फिर अपने आप पता चलेगा कि log v वर्सेस 1/t, ये जो ब्रैकेट वाला t जितना भी देखते हो ना, इसका मतलब यही रखना, याद रखना। ऐसे पूछने का जो स्टाइल है ये जेईई मेन का या जेईई एडवांस का है, जिसमें ब्रैकेट में अगर t रहता है तो समझो कि वो चीज, वो क्वांटिटी टाइम का फंक्शन है। तो आपको यहां पे ग्राफ ड्रॉ करना है log v वर्सेस, मतलब इसमें से सेलेक्ट करना है। तो अभी देखो इसको हम लोग इक्वेशन में सॉल्व करते हैं, पता चल, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं इसको। तो 4 के बाद अब रहा 5। तो बच्चों 5 में करना क्या है, तो आप देखो F इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, F इक्वल्स टू अपना दिया हुआ है R अपॉन टी स्क्वायर इंटू V, ठीक है। F इक्वल्स टू R अपॉन टी स्क्वायर इंटू V। फिर न्यूटन के सेकेंड लॉ से आप जहां फोर्स है वहां क्या लिख सकते हो, वहां लिख सकते हो मास इंटू एक्सेलरेशन। हर हालत में अपने को वेलोसिटी और टाइम के बीच इक्वेशन चाहिए, अपना टारगेट यही है यहां पे। तो m इंटू ए इक्वल्स टू आर अपॉन टी स्क्वायर इंटू वी। अब a को क्या लिख सकते हैं, तो a को बहुत सिंपल है, a को लिख सकते हैं हम लोग dv अपॉन dt। तो dv अपॉन dt इक्वल्स टू आर टी स्क्वायर इंटू v। चलो अब एक काम करो, एक साइड ले आओ इसको। तो dv अपॉन v को एक तरफ रखो, r अपॉन m को दूसरी तरफ, dt को यहां भेज दो, तो ये dt अपॉन टी स्क्वायर, dt अपॉन टी स्क्वायर हो गया। अब क्या करो बच्चों, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो। तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करो, इधर करेंगे dv अपॉन v, और इधर हो जाएगा r अपॉन m इंटू dt अपॉन टी स्क्वायर। ओके। अब देखते हैं कुछ लिखा हुआ है इनिशियल। तो बच्चों यहां पे लिखा हुआ है कि जो पार्टिकल है उसके ऊपर फोर्स लग रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 दी गई है, अच्छी बात है। t इक्वल टू 0 पे इधर वेलोसिटी क्या रख दो 0, और t इक्वल टू t पे इधर वेलोसिटी क्या मान लो v। dv बाई v का जो आपका इंटीग्रेशन है, आप जानते हो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, उसका इंटीग्रेशन होता है ln v log v,
ln v, और लिमिट कहाँ से कहाँ रखोगे, 0 to v। इधर क्या हो गया, r/m तो कांस्टेंट है बच्चों, और t स्क्वायर को ऊपर कर दोगे तो -2 इंटू डी टी, और 0 से t तक। अब देखो एक बार ln v रख दोगे, दूसरी बार 0 रखने पे तो 0 ही हो जाएगा, तो ln v इक्वल्स टू हो जाएगा r/m। अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, पावर में एक ऐड करेंगे, है ना, पावर में एक ऐड कर देंगे, तो एक ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका t का पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1, और लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से t। -2 + 1, -1 आगे आ जाएगा यहाँ पे, तो ln v इक्वल्स टू -r/m, और ये आ जाएगा -2 + 1 -1, तो ये हो जाएगा 1/t, और लिमिट 0 से t तक। क्लियर है? तो यहां से आप लिख सकते हो, ln v इक्वल्स टू -r/m इंटू 1/t। यहां से यहां रहने दो, 0 से t। अब एक बात है बच्चों, यहां पे आप गौर करना कि जो आपका y एक्सिस है उस पर अगर हम लोग ln v ले लें, log v, और जो x एक्सिस है उस पर हम लोग क्या ले लें, 1/t, तो ये आपका y का काम करेगा और x एक्सिस पे 1/t। तो ये तो आपका स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आ गया, y = mx। तो इसका मतलब है कि हम लोग ग्राफ जो ड्रॉ करेंगे ln v और 1/t के बीच, तो यहां पे देखो जो ग्राफ ड्रॉ किया जाएगा log v, है ना, log v वर्सेस 1/t। तो बच्चों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है एक पार्टिकल है जिसका मास m है, और t = 0 पे वो कहां पे आपका है, ओरिजिन पे, ठीक है। फिर कहता है कि उसको एक फोर्स के थ्रू मूव करवाया जाता है, और वो फोर्स जो है वो टाइम के फंक्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे f0 कांस्टेंट है, और e आपका एक्सपोनेंट है जिसका पावर -bt है, वेयर b इज कांस्टेंट। तो कहता है कि इस फोर्स टाइम के रिलेशन के हिसाब से उस पार्टिकल के वेलोसिटी टाइम का ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे तो कैसा बनेगा। तो देखो बहुत अच्छे से समझो इस चीज को। सबसे पहले एक चीज समझो कि पार्टिकल जिसका मास m है उसके ऊपर आपने फोर्स लगाया, तो अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ चाहिए तो आपको सबसे पहले एस्टैब्लिश करना पड़ेगा वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। तो सबसे पहले काम करते हैं, जैसे यहां पे लिखा हुआ है कि F = f0 e⁻ -bt, यही है ना, फोर्स इक्वल्स टू ये दिया हुआ है। अब इसमें भी बच्चों कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन है। आपको ऐसे क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। तो फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, तो आप न्यूटन सेकेंड लॉ से जहां पे आपका फोर्स है, फोर्स की जगह लिख सकते हो मास इंटू एक्सेलरेशन, और जहां पे एक्सेलरेशन है वहां पे आप लिख सकते हो dv/dt। आ रही है बात समझ में? तो इसका मतलब है कि इस f के जगह हम लोग चाहें तो m dv/dt लिख सकते हैं। ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हर हालत में हम लोग चाहते हैं वेलोसिटी और टाइम के बीच में एक रिलेशन मिल जाए, और वो मिल भी गया। तो देखो यहां से लिख देंगे हम लोग m dv/dt इक्वल्स टू f0 e⁻ ओके। अब यहां से क्या करो, dv और dt सबको उधर भेज दो, dv को इधर रहने दो, तो ये हो जाएगा आपका f0/m इंटू e/bt इंटू dt, है ना, ये dt इधर चला गया। अब क्या करना अपने को, अब अपने को इंटीग्रेट करना है, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाओ, इधर dv कर लो, इधर आप f0/m और e⁻ -bt क्लियर। तो दोनों तरफ अब देखो यहां से एकदम आराम से अपने को वेलोसिटी वर्सेस टाइम इक्वेशन मिल जाएगा। अभी देखते हैं क्या कुछ और भी यहां पे लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है इनिशियली पार्टिकल जो था वो रेस्ट में था, t = 0 पे, ठीक है। लिमिट पुट करेंगे अभी हम लोग। तो यहां पे देखो dv के जगह आप dv रहने दो, इनिशियल लिमिट 0, अपर लिमिट v। इधर देखो, इधर क्या करोगे, अब इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे,
तो मैंने आपको मैथमेटिकल टूल में बहुत अच्छे से समझाया है कि इसको कैसे इंटीग्रेट करना होता है। और इसे डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो। डायरेक्ट क्या करोगे चालाकी, जो टी का कॉफिशिएंट है दैट इज -b, उसको आप यहाँ डिनोमिनेटर में बाहर कर लो। अदरवाइज आप इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व कर सकते हो, जो मैंने आपको मैथमेटिकल टूल में ऑलरेडी बताया है। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो m0 अपॉन -mb, -mb कैसे आया, ये -b कॉफिशिएंट में बाहर चला गया, और e टू द पावर -bt का इंटीग्रेशन वही रह गया आपका, -bt रह गया, और लिमिट कहां से कहां लोगे, 0 से t तक। क्लियर है ना, आ रही है बात समझ में? चलो अब देखते हैं। तो अब यहां पे dv का इंटीग्रेशन बच्चों, एक बार v रखोगे, एक बार 0 रखोगे, तो v -0, यहां पे देखो क्या हो गया, f0 अपॉन -mb, ठीक है। अब यहां देखो, एक बार t रखो तो e टू द पावर -bt हो गया, और एक बार आप 0 रख दोगे तो e का पावर 0, t का वैल्यू 0 करोगे तो 0 इंटू बी 0 हो जाएगा। और आप जानते हो एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो ऑटोमेटिकली v इक्वल्स टू -f0 अपॉन mb, और ये हो जाएगा e टू द पावर -bt -1। अब इस माइनस को अंदर भेज दो, तो v इक्वल्स टू हो गया f0 अपॉन mb, और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस ई टू द पावर -bt। ये कैसे हो गया, तो ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 माइनस समथिंग होगा। तो ये आप देखो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का इक्वेशन आ गया। अब जब ये वेलोसिटी और टाइम का इक्वेशन आ गया, अब इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो पहले आप इसको राइट डाउन करो, कर लिया आपने। चलो अब देखो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा। सबसे पहले यहां इक्वेशन में फिर से एक बार लिख दूं, f0 अपॉन mb, और ब्रैकेट में 1 e टू द पावर -bt। ओके, अब देखो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा बच्चों। सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करने के लिए अब यहां हमने एक्सिस ले लिया, एक एक्सिस पे टाइम लिया, दूसरे एक्सिस पे वेलोसिटी, t इक्वल्स टू 0 रखो। ऐसा ग्राफ हम लोग मैथमेटिकल टूल में ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं। जब लोग थ्योरी पढ़ रहे थे तो मैथमेटिकल टूल के अलावे आपको मोशन में भी जब ग्राफ मैंने बताया था तो उस समय भी आपने देखा था, और बाकी किसी ने जहां भी पढ़ा होगा वहां देखा होगा। लेकिन मैं फिर से एक बार इस ग्राफ को ड्रॉ कर देता हूं। ऐसा सेम ग्राफ ड्रॉ करने को हम लोग को आरसी सर्किट में भी आता है। 12th में आरसी सर्किट में भी हम लोग जो है ऐसा ग्राफ ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर हम लोग ड्रॉ करते हैं। फिलहाल देखो इस ग्राफ को अगर ड्रॉ करने कह दे तो कैसे ड्रॉ करोगे, तो t इक्वल टू 0 रखो, तो t इक्वल टू 0 रखोगे तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, यानी t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या है, 0। तो ग्राफ जो शुरू करोगे बच्चों, ग्राफ को स्टार्ट कहां करोगे, ओरिजिन से। क्लियर। अब इसके बाद जैसे जैसे टाइम को बढ़ाओगे, तो बच्चों टाइम को बढ़ाओगे तो वेलोसिटी पे क्या असर पड़ेगा, जरा इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन को देखो। v इक्वल्स टू क्या है, f0 अपॉन mb, और ब्रैकेट में ये हो गया 1 माइनस, इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। तो अगर टाइम बढ़ाओगे तो ये पावर बढ़ेगा, और ये पावर बढ़ेगा, समझ में आ रही है ना बात। ये पावर अगर बढ़ेगा तो ये नीचे वाला पूरा डिनोमिनेटर बढ़ेगा, तो 1 अपॉन डिनोमिनेटर बढ़ेगा, तो ओवरऑल ये क्या होगा, घटेगा। तो अगर ये घटता चला जाएगा तो 1 में से जिसको तुम घटा रहे हो वही घट रहा है, तो ऑटोमेटिकली वेलोसिटी बढ़ेगी। बात नहीं समझे। जैसे जैसे टाइम बढ़ाओगे तो ये पूरा जो टर्म है ये घटेगा, क्योंकि यहां t डिनोमिनेटर में है, तो ये घटेगा। तो 1 में से कम घटाओगे तो v बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसका मतलब अपने को इधर मूव करना है, ऐसे मूव करना है। आ रही है बात समझ में। फिर कैसे जाएं, स्ट्रेट लाइन में जाएं या कर्व लाइन में जाएं। हालांकि यहां तो अपने को सिर्फ कर्व लाइन ही दिख रहा है, लेकिन हम लोग चाहें तो पूरे रूल से समझते हैं ना। आंसर तो हम तुरंत इसका निकाल के आपको दिखा सकते हैं, लेकिन हम लोग रूल के हिसाब से चलते हैं। इसके लिए अपने को स्लोप देखना पड़ेगा, और स्लोप के लिए बच्चों क्या करेंगे, dv बाई dt। y एक्सिस पे जो क्वांटिटी है उसको x एक्सिस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता है। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, वेलोसिटी की जगह आप ये पूरा रखोगे और इसको डिफरेंशिएट करोगे, तो देखो पहला टर्म इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, पहला टर्म का डिफरेंशिएशन तो 0 आएगा, और ये -b आगे निकल जाएगा। ठीक है, जैसे अगर इसको हम लोग डिफरेंशिएट करना चाहें तो जो कांस्टेंट है f0 अपॉन mb को बाहर कर लो। ठीक है, v के जगह हम लोग कर रहे हैं अब, और
तो v की जगह ये पूरा रखोगे, इसमें से ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, अंदर में क्या हो जाएगा d1/dt माइनस de⁻ माइनस bt/dt। ओके, आ रही है बात समझ में? ये तो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा। 1 का डिफरेंशिएशन 0, अब फिर इसका डिफरेंशिएशन, तो जो t का कॉफिशिएंट है उसको आगे मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस बी इंटू प्लस माइनस माइनस प्लस, और इसका यही रह जाएगा। तो जो स्लोप है वो निकल के आएगा f0/mb इंटू e⁻ माइनस bt। ठीक है, और इसका b जो कॉफिशिएंट बाहर निकला वो इसको माइनस को प्लस किया है, तो एक b यहाँ पे और मल्टीप्लाई करना होगा। आ रही है बात समझ में? तो ये b से b कैंसिल हो गया, तो स्लोप निकल के जो आया f0/m, इसको नीचे उतार लो e⁻bt। तो देखो ये जो स्लोप का इक्वेशन निकल के आया f0/m e⁻bt। अब ये जो स्लोप आ रहा है आपका, ध्यान से देखो, ये स्लोप टाइम का फंक्शन आ रहा है, जिसका मतलब ये स्लोप आपका कैसा है, वेरिएबल है, और जैसे जैसे टाइम बढ़ाओगे घटेगा, और पॉजिटिव स्लोप भी है, यहाँ कोई नेगेटिव साइन नहीं है। तो आपको याद होगा पॉजिटिव में घटता हुआ स्लोप ऐसा होता था, है ना, पॉजिटिव में घटता हुआ स्लोप ऐसा होता था। तो इस तरीके से आपका ये ग्राफ होगा। लेकिन अब इसमें एक चीज देखो, टाइम बढ़ाते जा रहे हो, वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो टाइम बढ़ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रहा है। वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगा? तो जब टाइम ज्यादा से ज्यादा होगा, क्योंकि टाइम बढ़ाने से वेलोसिटी बढ़ती है। तो आपका मैक्सिमम टाइम कहीं पे क्या रख सकते हो? तो मान लो टाइम की जगह आपने इनफाइनाइट रख दिया, तो इन्फिनिटी के समय देखो वेलोसिटी कितनी होगी। तो इन्फिनिटी के समय वेलोसिटी होगी v बराबर f0/mb, है ना, और यहाँ 1 माइनस 1/e⁻∞, और e⁻∞, तो ये पूरा इनफाइनाइट हो जाएगा, और 1/∞ क्या हो जाता है, 0। तो इसका मतलब 1 माइनस 0 1 ही रह जाएगा। तो उस केस में वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी f0/mb होगी। कब? जब टाइम की वैल्यू कितनी होगी, इनफाइनाइट। तो इस ग्राफ को तुम बढ़ाओगे, लेकिन ये बहुत दूर तक नहीं बढ़ेगा, कुछ देर के बाद ये ग्राफ इस तरीके से फ्लैट हो जाएगा, और वेलोसिटी की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी बच्चों, वो होगी, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, ध्यान से देख लो, f0/mb। इससे ज्यादा वेलोसिटी नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसके लिए हमने टाइम इन्फिनिटी भी रख दिया। फिर कहोगे कि सर आपने यहां पैरेलल कैसे किया? तो आप समझो कि अगर किसी चीज को दिखाना हो, किसी चीज को ये शो करना हो कि उसका वैल्यू इनफाइनाइट है, तो उसको उस एक्सिस के पैरेलल कर देते हैं। जैसे देखो इस ग्राफ में लास्ट में मेरे को ये दिखाना था कि ये वैल्यू इन्फिनिटी टाइम पे मिलेगा, तो इसका मतलब है लास्ट में ग्राफ को क्या कर दिया हमने, इस लाइन के पैरेलल कर दिया, जिससे कि टाइम का सेंस कैसा है, इनफाइनाइट का। ठीक है, तो इतना मैंने जानबूझ के सारा डिस्कशन कर दिया, अदरवाइज हम लोग तो बहुत आराम से भी समझ सकते थे। जैसे देखो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तब तो ट्रिक लगा देंगे हम लोग कि भाई ओरिजिन से शुरू हुआ और वेलोसिटी बढ़ता गया, बाकी घटने का कोई स्कोप है नहीं इसमें, तो बिना मतलब का घटा हुआ है ना। इसमें भी देखो घटा हुआ, तो ये सब तो हो ही नहीं सकता है। इसमें क्या है कि यहाँ और ये ग्राफ थोड़ा उल्टा बन गया है, ठीक है ना, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, तो ये मत समझना कि ये दोनों सेम है, थोड़ा वो नीचे से ड्रॉ किया गया है। तो बच्चों इस तरीके से जो अपना आंसर है वो आएगा कौन सा, ए वाला, ठीक है ना। तो इसको राइट डाउन कर लो। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। अब ये क्वेश्चन जो है ये आपका 2010 में पूछा हुआ है, IIT JEE, ये एडवांस का क्वेश्चन है। अब देखो इसमें क्या है ना, थोड़ा दिमाग लगाना है, इसमें आपसे सिली मिस्टेक बहुत आराम से करवाया जा सकता है। तो आप देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। दो ब्लॉक्स दिए गए हैं A और B, है ना, दो ब्लॉक्स दिए गए हैं A और B, और दोनों जो है अलग अलग इंक्लाइन पे रखा हुआ है, एक का एंगल 60 है, दूसरे का 30 है। इन दोनों का आपस में रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालना है A का B के रिस्पेक्ट में, और वो भी एक्सेलरेशन के सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट का निकालना है, रिलेटिव वर्टिकल एक्सेलरेशन। अब देखो इसमें क्या कैसे सोचना है, चलो बहुत सिंपल है, अगर थोड़ा दिमाग लगा के अगर काम करोगे तो इसमें गलती आपसे नहीं होगी और आप आराम से सॉल्व भी कर लोगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले देखो कि आपका यहां पे दिया हुआ है, ये पहला है 60 डिग्री, तो इस तरीके से हमने एक इंक्लाइन प्लेन ले लिया, ठीक। अब यहां पे 60 डिग्री एंगल पे ये आ रहा है,
तो ये एक ही बात कर रहे हैं। तो हम लोग तो ऐसा ढेर सारा क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं और आपने कर लिया होगा पहले भी खुद से भी। एक नॉर्मल फोर्स दिखा दो, दूसरा mg नीचे डाउनवर्ड दिखा दो, mg का 2 कंपोनेंट टूटेगा, ऐसा हम लोग कई बार हम लोग कर चुके हैं, हम लोग जानते भी हैं। अब ये है 60 डिग्री, ये एंगल है आपका 60 डिग्री, तो आपका ये हो जाएगा 30 डिग्री। ओके, ये 60 है तो ये 30 और ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा आपका 60। तो mg का 2 कंपोनेंट टूटेगा, एक इधर टूटेगा mg cos 60, है ना, ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। इधर टूटेगा mg sin 60, mg sin 60, थीटा लिख दिया मैंने, 60 मान के चलो। क्लियर? अब ये नॉर्मल को mg cos 60 ने बैलेंस कर लिया, लेकिन mg sin 60 की वजह से ये नीचे की ओर एक्सेलरेट करेगा, तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? तो नीचे एकमात्र फोर्स लग रहा है mg sin 60, mg sin 60 इक्वल्स टू m इंटू a1 मान लेते हैं ना, पहला बॉडी है a1 मान लेते हैं, m से m कैंसिल हो गया, तो यहां पे एक्सेलरेशन निकल के आया g sin 60। क्लियर? ये लेकिन एक्सेलरेशन आया इंक्लाइन प्लेन के अलोंग, और अपने को वर्टिकल कंपोनेंट करना है, देखेंगे बाद में, पहले इधर दूसरे के लिए करते हैं। दूसरे के लिए बनाओगे, इसके लिए भी इंक्लाइन प्लेन बनाओगे। यहां पे इसके केस में एंगल दिया हुआ है आपका कितना, 30 डिग्री, कोई बात नहीं है। तो आप यहां पे फिर से mg दिखाओ, ठीक है, बी ब्लॉक का mg फोर्स नीचे लग रहा है, mg का एक कंपोनेंट इधर दिखाओगे, mg ये एंगल अगर 30 डिग्री है बच्चों, तो इसके साथ ये एंगल भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि ये 60 होगा तो ये 30 होगा। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आप लिखोगे क्या, यहाँ पे लिखोगे आप mg cos 30, ठीक है ना, और यहाँ पे ये नॉर्मल हो गया, जिसको नॉर्मल बैलेंस कर लेगा। तो बच्चों इसका दूसरा कंपोनेंट यहाँ पे हो जाएगा आपका mg sin 30। ओके, तो इस केस में भी सेम, नॉर्मल को इसने बैलेंस कर लिया, किसने, mg cos 30 ने। ये आपको एक्सेलरेशन इसको इधर देगा, इधर इसका एक्सेलरेशन a2 मान लेते हैं, तो ये हो गया mg sin 30 इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन दैट इज a2। अब यहाँ से mm कैंसिल हो गया, तो a2 इक्वल्स टू आ गया g sin 30। क्लियर? अब जा गौर करना, इसमें आ रहा है a1 इक्वल्स टू g sin 60, इसका एक्सेलरेशन आ रहा है a2 g sin 30। अब यहां मैंने सॉल्व किया है, लेकिन आपको एग्जाम में तो आपको डायरेक्ट लिखना चाहिए, क्योंकि ऐसा ढेर सारा चीज हम लोग पहले प्रैक्टिस कर चुके होते हैं, जिसमें इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग g sin थीटा एक्सेलरेशन होता है। तो वहां पे इतना नहीं करने का, यहां तो मैं आपको सिखा रहा हूं, तो मैंने आपको बताया कि कैसे आया, लेकिन आपको याद ही होना चाहिए प्रैक्टिस करके कि इंक्लाइन के लॉन्ग g sin थीटा एक्सेलरेशन होता है। और थीटा आप देख ही रहे हो 60 है, तो g sin थीटा देखो आ रहा है, यहां भी g sin थीटा आ रहा है। लेकिन अब यहां से क्वेश्चन शुरू होता है, कहता है कि जैसे अब इसका डायग्राम देखो, इसके केस में आपका एक्सेलरेशन a1 है ऐसे, है ना, a1 ऐसे है ना नीचे की ओर, लेकिन उसको एक्सेलरेशन चाहिए वर्टिकल डायरेक्शन में। तो वर्टिकल डायरेक्शन तो यही वाला हो गया ना भाई, ये हो गया वर्टिकल डायरेक्शन, तो इसका कंपोनेंट तोड़ना पड़ेगा। तो बच्चों एक बात गौर करना, ज्यादा ध्यान से समझो कि कैसे इसका कंपोनेंट टूटेगा। अब आप यहां पे देखो कि अगर ये एंगल आपका 60 है ना, ये एंगल आपका 60 है, ओके, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, ठीक है, तो ये एंगल आपका हो जाएगा 30। ये एंगल अगर 60 है तो ये एंगल हो जाएगा 30। तो अब आपको इसका कंपोनेंट तोड़ना होगा 30 डिग्री इधर, तो a1 का नीचे कंपोनेंट टूटेगा, दैट इज a1 cos 30 वर्टिकल डायरेक्शन में। आ रही है बात समझ में? और a1 कितना है आप देख रहे हो यहां पे। ठीक इसी तरीके से इस केस में एक्सेलरेशन a2 इधर है, a2 इधर है, लेकिन इसको वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो वर्टिकल डायरेक्शन तो यही हो गया, अगर ये 30 डिग्री है बच्चों, तो ये एंगल कितना होगा 60, क्योंकि ये 30 है तो ये 60 होगा, तो यहां पे ये एंगल हो जाएगा आपका 60 डिग्री। तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, a2 cos 60। तो a2 का वैल्यू ये है, उसमें भी cos 60 से मल्टीप्लाई करोगे तब इसका वर्टिकल डायरेक्शन आएगा। अब इसका वर्टिकल है a1 cos 30, इसका है a2 cos 30। तो a का एक्सेलरेशन b के रिस्पेक्ट में, तो वो कैसे निकलेगा, वो अभी पहले आप इसको राइट डाउन कर लो। कर लिया आपने राइट डाउन? चलो
देखते हैं। अब सीधी सी बात है, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। हम लोग ये पढ़ चुके हैं, ये हम लोग मोशन में जानते हैं, मोशन से जानते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बराबर ए एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना है, तो ए है आपका वर्टिकल डायरेक्शन में a1 cos 30, है ना, और ए बी कितना है बच्चों, तो ए बी आप मान लो a2 cos 60। क्लियर। और डायरेक्शन अगर एरो के हिसाब से देखोगे तो दोनों का डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ ही है, तो नीचे आपका माइनस जे होता है, तो दोनों में कॉमन ले लोगे, दोनों यहाँ भी इसको भी, इसका भी डायरेक्शन माइनस जे, इसका भी माइनस जे, तो माइनस जे ब्रैकेट में लिख लो, ठीक है। अब a1 के जगह क्या लिखोगे, तो a1 के जगह लिखोगे g sin 60, तो a1 के जगह लिखोगे g sin 60 इंटू cos 30। आ रही है बात समझ में। और यहां पे क्या लिखोगे बच्चों, यहां पे लिखोगे a2 के जगह g sin 30, a2 के जगह क्या लिख देंगे हम लोग, g sin 30, ठीक है, और इंटू a2 sin 30 इंटू cos 60, और डायरेक्शन के नाम पे माइनस जे। अब इसको तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं, जी कॉमन ले लोगे तो देखो साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ऐसे भी नहीं तो चाहो तो वैल्यू भी पुट कर सकते हो, तो डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं जी इंटू साइन 60 माइनस 30 इंटू माइनस जे डायरेक्शन के लिए, ठीक है ना। ये कैसे लिखे हम लोग, 60 माइनस 30 साइन ए इंटू कॉस बी इक्वल्स माइनस कॉस बी साइन बी इंटू कॉस ए, ठीक है, और जी कॉमन ले लोगे तो ये आपका आ जाएगा जी इंटू साइन 30 इंटू माइनस जे। साइन 30 आपका आता है 1/2, तो ये ऑटोमेटिकली आ गया g/2 इंटू माइनस जे। जी का वैल्यू 9.8 ले लो इंटू माइनस जे, तो ये आ गया 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस जे का मतलब हो गया वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है ना, तो 4.9। आप अगर साइन a माइनस बी नहीं करना चाहते हो तो डायरेक्ट साइन 60 के जगह √3/2 कर दोगे, है ना, और cos 30 के जगह 1/2, यहाँ साइन 60 की जगह आप करो, साइन 30 की जगह क्या लिखोगे 1/2, cos 60 की जगह √3/2 1/2, तो उससे भी आ जाएगा आपका, इसको राइट डाउन कर लो। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। इसमें देखो एक प्लेयर है, अब ये क्वेश्चन आसान है तब भी मैंने दिया है क्योंकि ये बार बार पूछ रहा है ना, अलग अलग एग्जाम में आपको ये काफ़ी टाइम रिपीट होता है, इसलिए आप इसको ध्यान रखना कि जब आप कैच लेते हो तो आपको अपने हाथ में चोट लगती है ना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बॉल जब आ रहा होता है तो वो मास इंटू वेलोसिटी कुछ मोमेंटम के साथ आता है, और जब आप टच करते हो उसको तो उसके मोमेंटम को आप चेंज करते हो। इसके लिए आप अपने पाम से बॉल के ऊपर, अपने हथेली से बॉल के ऊपर फोर्स लगाते हो, तो इसके रिएक्शन में बॉल भी तुम पे फोर्स लगाता है, तो वही फोर्स पूछ रहा है कितना लगेगा। तो देखो इसमें न्यूटन सेकेंड लॉ लगाते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ में हमने पढ़ा है कि फोर्स इज इक्वल टू टोटल चेंज इन मोमेंटम अपॉन टोटल टाइम टेकन, है ना। फोर्स जो होता है बॉडी पे, जो फोर्स लगता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है, तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। ओके, तो यहाँ पे देखो इनिशियली वो बॉल मूव कर रहा था, तो इनिशियल मोमेंटम आपका हो गया mv, और फाइनली जो है उस बॉल को आपने रेस्ट में कर दिया तो वो हो गया 0, है ना। तो इनिशियल मोमेंटम mv है, फाइनल 0 है, तो चेंज इन मोमेंटम का अगर आप मैग्नीट्यूड निकालना चाहोगे, मॉड में डाल दोगे, तो ऐसे तो हम लोग pf माइनस पी करेंगे तो ये माइनस mv आएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड के लिए मॉड लगा देंगे तो सिर्फ आप यहाँ क्या लिख दोगे mv, क्योंकि 0 में से mv सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस mv आएगा, मॉड की वजह से वो प्लस लिखा जाएगा। फिर मास कितना दिया हुआ है 150 ग्राम्स, तो 150 ग्राम्स को किलोग्राम में कन्वर्ट करो 10 का पावर -3 से मल्टीप्लाई करके। वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 मीटर पर सेकेंड ये तो ऐसा ही यूनिट में ही दिया हुआ है, तो यहाँ से ये आपका आ गया 300, है ना, एक 0 है तो 3000 इंटू 10 का पावर -3,
ठीक है, ये 3 जीरो खत्म हो गए, तो ये आ गया 3 kg मीटर पर सेकेंड। ये आपका आ गया डेल्टा पी, है ना। यूनिट्स का ध्यान देना है, ऐसे आसान प्रॉब्लम में ना यूनिट में देखते हो आंसर कैसे कैसे दिया हुआ है 3, 30, 300, तो वो आपको ऐसे मिस्टेक करवा लेगा। तो इसलिए जीरो का भी ख्याल रखो कि कहाँ पे जीरो, कितना जीरो है, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है और मीटर पर सेकेंड तो खैर वैसे ही है। अब आ जाओ यहाँ वापस, तो डेल्टा पी की जगह आप लिख दोगे 3 और टाइम कितना लग रहा है बच्चों, तो 0.1 सेकेंड। जो कैच करने में टाइम लगा उसको रोकने में टाइम लगा 0.1, तो यहाँ 0.1 सेकेंड से डिवाइड कर दो, पॉइंट हटाओगे, ये आ गया आपका 30 न्यूटन, है ना। तो 30 न्यूटन इज द राइट आंसर। अगर थोड़ा भी यूनिट के कन्वर्जन में गड़बड़ी आएगी तो आपको ये ऐसे आंसर्स मिल सकते हैं। क्लियर है? तो आई होप कि ये बन ही गया होगा, इसको राइट डाउन कर लो। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की। 9 में देखो लिखा हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में कि एक मशीन गन है, ठीक है, एक मशीन गन है जो फायर कर रहा है बुलेट्स को, और वो जो है बुलेट का मास है आपका 40 ग्राम्स और जो वेलोसिटी बुलेट की है वो है 1200 मीटर पर सेकेंड। द मैन होल्डिंग इट कैन एक्सर्ट मैक्सिमम फोर्स ऑफ 144 न्यूटन ऑन द गन। हाउ मेनी बुलेट्स कैन ही फायर पर सेकेंड एट द मोस्ट। देखो ये भी जेईई एडवांस का पूछा हुआ है, बहुत सिंपल सी बात है। हालांकि ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन यहां से भी करते हैं। आपने देखा होगा इसको न्यूटन सेकेंड लॉ से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये एक ना बाउंड्री लाइन है, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो न्यूटन के सेकेंड लॉ से भी सॉल्व किया जा सकता है, और इसी को हम लोग चाहें तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ न्यूटन सेकेंड लॉ से ही करेंगे, ज़्यादा आसान है और आराम से हो भी जाएगा। जरा समझो, आपने देखा होगा कि जब गन को फायर करते हैं हम लोग, तो आपका हाथ जो है वो पीछे की ओर रिकॉइल करता है, पीछे की ओर आता है। क्लियर है ना? तो अगर आप ढंग से अगर गन को होल्ड नहीं करेंगे, ढंग से अगर गन को होल्ड नहीं करेंगे, तो आपका बंदूक जो है वो बहुत पीछे चला जाएगा। तो इसलिए बंदूक को होल्ड करना पड़ता है फोर्स लगा के। वही लिखा हुआ है कि उस बंदूक को उसने होल्ड किया, मशीन गन को होल्ड कर सकता है 144 न्यूटन का। सवाल यह है कि जब गोली आगे जाती है तो बंदूक पे फोर्स पीछे क्यों लगता है, ताकि उसको हमको होल्ड करने के लिए हमको आगे फोर्स लगाना पड़ता है। जवाब सुनो, गोली जो है बंदूक के अंदर है, पहले गोली बंदूक के अंदर क्या है, रेस्ट में, और एकाएक वो मूव अगर आगे करेगी, जब बुलेट्स जो गन से बाहर निकलेगी तो कुछ मोमेंटम के साथ निकलेगी, तो उसके मोमेंटम का चेंज आया। बुलेट की सिर्फ बात करें, अगर सिर्फ बुलेट की बात करें, पूरा सिस्टम का तो कंजर्व रहेगा, लेकिन सिर्फ बुलेट की बात करें, बुलेट पहले क्या था, रेस्ट में, गन के अंदर, और जब वो बाहर निकला तो मोमेंटम के साथ निकला। इसका मतलब गन ने बुलेट के ऊपर क्या लगाया होगा, फोर्स। ठीक, तो बुलेट ने भी गन के ऊपर क्या लगाया होगा, फोर्स। तो गन ने बुलेट पे फोर्स लगाया आगे, तो बुलेट ने गन पे लगाया पीछे। अब गन पीछे चला जाएगा तो उसको पीछे जाने से रोकने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, जो फोर्स कितना लग रहा है, 144 न्यूटन। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि उससे जो गन्स बुलेट निकलेंगी, वो बुलेट ज़्यादा से ज़्यादा, वो बुलेट के ऊपर गन को कितना फोर्स लगाना चाहिए, 144। क्योंकि अगर गन उसके ऊपर 144 लगाएगा तो बुलेट गन पे 144 पीछे लगाएगा, और जिसको तुम होल्ड कर पाओगे क्योंकि तुम 144 लगा सकते हो। अगर तुम बुलेट पे 150 लगवा दिए गन से, तो गन पे भी 150 लगेगा, तब तुम उसको होल्ड नहीं कर पाओगे, तो क्योंकि तुम्हारी कैपेसिटी कितनी है, 144 न्यूटन की। तो अपने को यहां पे ये ध्यान रखना है कि जो बुलेट वहां से निकल रहा है, उस बुलेट का जो मोमेंटम चेंज इस तरीके से होना चाहिए ताकि उस बुलेट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा कितना फोर्स लगे, 144 न्यूटन का। अब देखो बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहली बात कि हम लोग फिर से यहां कौन सा ये क्वेश्चन हो गया, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 9। फिर हम लोग यहां पे क्या दिमाग लगाएंगे, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन के सेकेंड लॉ से हम लोग क्या दिमाग लगाएंगे बच्चों, F इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, है ना। ये हमारा फोर्स जो है गन लगाएगा बुलेट के ऊपर, तो स्वाभाविक है बुलेट लगाएगा गन के ऊपर, और ये फोर्स आपका होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा 144। ठीक, अब एक काम करते हैं, मान लेते हैं 1 सेकेंड
डेल्टा टी कितना मान लें, 1 सेकेंड, है ना। 1 सेकेंड में कितना बुलेट भेजना है, तो मान लेते हैं 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड की ही बात करते हैं, 1 सेकेंड में मान लो n नंबर ऑफ बुलेट्स भेजा गया, n नंबर ऑफ बुलेट्स, ठीक है। और एक बुलेट का मास है m, एक बुलेट का मास है m, और वो निकलता है v वेलोसिटी से, तो उसके मोमेंटम में कितना चेंज आएगा, तो ऑटोमेटिकली इनिशियल मोमेंटम तो बुलेट का 0 होगा, क्योंकि बुलेट सारे क्या थे, रेस्ट में, और फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, तो n इंटू एम इंटू वी। देखो n बुलेट्स 1 सेकेंड में निकल रहा है, तो लिख दिया हमने n इंटू एम उसका मास, और जो वेलोसिटी है v। तो इस तरीके से डेल्टा p जो हो जाएगा दैट इज पी एफ माइनस पी आई। तो पी आई इनिशियली तो बुलेट रेस्ट में था, तो ये हो जाएगा एन एम वी। क्लियर, तो ये डेल्टा p का वैल्यू आ गया। अब आ जाओ यहाँ पे, तो 144 डेल्टा p के जगह लिख दो एन एम वी, और डेल्टा t की जगह 1। ये n क्या है बच्चों, नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड, 1 सेकेंड में निकलने वाले बुलेट। तो अब देखते हैं, हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं 144 n, और क्या क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 40 ग्राम्स, तो 40 को पहले किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे 10 का पावर -3, और वेलोसिटी दिया हुआ होगा, वेलोसिटी दिया हुआ है 1200, तो बच्चों वेलोसिटी दी गई है 1200। तो अब आप देख सकते हो कि ये आपका 3 0 इसको खत्म कर देगा, इसका 2 0 1 0 3 0 खत्म, और 4 इंटू 12 48, तो n इक्वल्स टू 144 अपॉन 4 इंटू 12, तो 12 से इसको 12 टाइम में काट दो, तो ये आ जाएगा 3, यानी 3 बुलेट्स पर सेकेंड वो फायर करेगा, तो उसको होल्ड कर पाएगा। ध्यान से सुनो मेरी बात फिर से एक बार, ताकि आपको दिक्कत ना हो। यानी 3 बुलेट अगर 1 सेकेंड में जाएगा, इसका मतलब गन 3 बुलेट के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा होगा, 144 का, तो गन पे भी 144 पीछे लगेगा, तो गन पीछे जाना चाहेगा, लेकिन आप उसको होल्ड कर लोगे क्योंकि यू कैन एक्सर्ट 144। अगर तुम 4 बुलेट या 5 बुलेट या 6 बुलेट फेंकना चाहोगे, तो इसका मतलब है गन को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो जवाब में गन पे भी ज्यादा फोर्स लगेगा, और तब उस केस में जब तुम 144 ही लगा सकते हो तो गन को होल्ड नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम ज्यादा से ज्यादा फायर कितना करोगे, 3 बुलेट पर सेकेंड। तो आंसर जो है अपना है वो कौन सा आ गया, 3 बुलेट पर सेकेंड। तो ये एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जो आपको बार बार एग्जाम में आता है।